अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी स्टोरीज़ को वापस 4 दिन पे लेके आएँ। मैंने आपसे वादा किया हुआ है इंशाल्लाह अब मैं 4 नहीं स्टोरीज़ को 5 दिन पे लेके आऊँगा। 5 दिन इंशाल्लाह आप स्टोरी सुन सकेंगे। बस थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना है और उसके बाद शायद 5 नहीं मैं 6 दिन भी हो सकता है आपके लिए स्टोरी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आई नो आप लोगों को बेचैनी से कहानी का इंतज़ार होता है और आपका प्यार है। आप कहानी को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि कमेंट्स में जब आपका फीडबैक पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज की जो कहानी मुझे भेजी है इंडिया दिल्ली से और इनका नाम है, मैंने फ़र्ज़ी कर दिया उनकी ख्वाहिश पे, उनने मिलता जुलता फिर मैं रखता हूँ, समीना। आप अपनी कहानी सुनेंगी तो समझ जाएंगी क्योंकि आपका नाम मैंने यहाँ फ़र्ज़ी रखा है। बहुत ज़िंदगी की बातें उन्होंने शेयर की हैं, तो जब इतनी ज़्यादा बातें होती है तो फिर मैं वो हिंट्स लिख लेता हूँ और मेरे लिए आसान होता है, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरी होती है उसको तो एक एक बात याद होती है, लेकिन मेरी जैसे बंदे को जब वो कहानी सुन रहा होता है तो इतनी बातें उसके सामने आती हैं तो उसको फिर मजबूरन लिखना पड़ता है। समीना कहती हैं 2016 में मेरी शादी हुई और जब मैं ब्याह के अपने उस घर में पहुंची, जो अब मेरा वो घर था जो मैंने सारी बकिया ज़िंदगी उसी घर के अंदर गुजारनी थी। इस घर में टोटल 3 फर्द रहते थे, मेरा शौहर, मेरी सास और अब मेरा इजाफा हुआ था, हम 3 लोग थे। नीचे वाला जो पोर्शन था मेरी सास उसके अंदर रहती थी, मैं और मेरा शौहर ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। दुल्हन जब किसी घर में ब्याह के आती है तो शुरू में उस घर के तौर अतवार, उस घर के असूल अपनाते हुए लग जाते हैं। मोहब्बत के दिन होते हैं, प्यार भरे दिन होते हैं, जहां शौहर भी मुस्कुरा रहा होता है, वहां बीवी जो अपने माँ बाप के घर को मिस कर रही होती है, वहां नए घर को समझने की भी कोशिश कर रही होती है, अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है और अपने मियाँ का भी। तो 2 महीने तो कहती है पता ही ना लगा कि कैसे गुजर गए। अक्सर ऐसा होता कि दिन के टाइम में मैं नीचे काम कर रही होती, सास के पास होती, तो अक्सर नीचे वाले रूम में मैं सो जाती थी और ये मेरी रूटीन बनती जा रही थी। जब से इस घर के अंदर मैं ब्याह के आई थी, अक्सर जब भी मैं दिन को थकती तो सताने के लिए, जिस तरह लोग दिन को 1 घंटे के लिए सो जाते हैं, 1.5 घंटे के लिए, मैं भी ऐसे ही सो जाती। पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं रूम के अंदर सोई हुई थी और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं उठने की कोशिश कर रही हूं। ये दिन की रोशनी थी लेकिन इस कमरे में इसलिए अंधेरा था कि मैं सोते हुए अंधेरा करके सोती थी। मैं जागने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी आंखें थीं कि खुल भी गई थीं और भारी थीं। ऐसा लगता था जैसे मेरा वजूद अकड़ सा गया है। ऐसा लगता था जैसे वजूद के ऊपर एक बोझ है, भारी भरकम वजन है, किसी ने मेरे वजूद को जकड़ लिया है। शादी से पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली दफा मेरी जिंदगी में हो रहा था कि दिन के टाइम पे जब उस अंधेरे किए हुए कमरे के अंदर मैं सो के उठी तो एकदम से महसूस हुआ मैं जकड़ी हुई हूं। बोलना चाह रही हूं, कुछ कहना चाह रही हूं, आवाज देना चाह रही हूं, यहां तक कि कंप्लीट आंखें खोल के उठ के बैठना चाह रही हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही। ऐसी कैफियत में कुछ देर रही और उसके बाद मैं आखिर जोर लगा के जैसे उठ सी गई। ये क्या हुआ था मेरे साथ? मेरे अपने दिमाग में बहुत सारे सवालात थे। यहीं से मेरी जिंदगी में इब्तिदा हो रही थी। ये पहला वाकया था जो मेरी जिंदगी में हुआ था और उसके बाद फिर ऐसा होने लगा कि जब भी मैं दिन को सोती तो अभी सोए हुए कुछ ही देर गुजरी होती थी कि फिर से मेरा जिस्म जकड़ दिया जाता। आंखें तो मैं खोल देती थी लेकिन कमरे में घुप अंधेरा तो नहीं होता था। इतनी रोशनी होती थी क्योंकि बाहर जब सूरज की रोशनी हो, कमरे में आप जितना भी अंधेरा करें फिर भी महसूस होता है कि ये दिन की रोशनी है, घुप अंधेरा नहीं होता। लेकिन उसमें कोई भी नहीं था सिवाय मेरे, लेकिन मेरा वजूद था कि हिलने से कासिर था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी।
मेरे बाजू भी ऐसे नकारा से थे, पाँव तक को हिलाती थी, पाँव नहीं हिलते थे। अपने सर को हिलाने की कोशिश करती, वजूद को ऊपर उठाने की कोशिश करती कि उठ के बैठ जाऊं, लेकिन कुछ भी हरकत नहीं कर पाती थी। 4-5 दिन आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप डर से जाते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा वजूद इस तरह क्यों अकड़ सा जाता है कि मैं कोई भी जिस्म के हिस्से को हरकत तक नहीं कर पाती। शौहर से इस बात का जिक्र किया। उसने कहा, आज से पहले तो कभी इस घर में कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई, ना मैंने महसूस की, ना माँ ने महसूस की। तुम्हें अगर इस तरह का फील हो रहा है, कुछ थकावट भी हो सकती है, जब इंसान अपनी माँ के घर को छोड़ के आता है, उसका भी दिमाग में एक दुख सा होता है, उसको भी एक यादें इंसान लेके आया होता है, तो ऐसी कैफियत में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान को महसूस होता है। खैर, उन्होंने इस बात को उस अंदाज में नहीं लिया कि वो समझते कि जिस्म जकड़े जाने की वजह कोई ना नजर आने वाली कुव्वत है। वो एक पढ़े लिखे शख्स थे, नौकरी करते थे, तो उन्होंने मुझे शादी के बाद माँ बाप के घर को छोड़ने का दुख जो किसी लाशऊर में महफूज होता है, जिसकी वजह से इंसान इस अंदाज में अपने आप को महसूस करता है, उन्होंने मुझे कवर किया और मैं भी खामोश हो गई। लेकिन इस तरह वो कहती हैं कि मैंने कहा ना, ये ज़िंदगी की अभी शुरुआत थी, मैं नहीं जानती थी मेरे साथ ज़िंदगी में क्या होने लगा है। क्योंकि इसी रूम में लेटे हुए जब मेरी ये कैफियत हो रही थी और मैं इस कैफियत से लड़ रही थी, तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरी आंख खुल गई। आज मेरी आंख कंप्लीट खुल गई थी, वजूद उसी तरह जकड़ा हुआ था और ऐसे लगा पूरा कमरा भरा हुआ है इंसानों से, और इंसान बातें कर रहे हैं। जैसे एक कमरे के अंदर 40-50 लोग समा जाएं और वो सारे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हों। समझ तो नहीं आती कि टॉपिक क्या है, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इतना पता लग जाता है कि सारे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। उस कमरे में भी ऐसा ही हो रहा था, सब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और क्लियर मेरे कान उन बातों को सुन पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि बातें क्या हो रही हैं, और ना ही मैं उनको देख पा रही थी। और ये पहली दफा नहीं था। फिर उन आवाजों को मैं मुस्तकिल सुनना शुरू हो गई। एक शोर सा बरपा होता, कभी बच्चों की आवाजें, कभी बड़ों की आवाजें, औरतों की आवाजें, मर्दों की आवाजें। मेरे कान जिन आवाजों को सुनते थे वो मिली जुली आवाजें होती थी, सबकी आवाजें। अब मैंने अपने शौहर को फिर एक दिन बैठ के बताया कि मेरा जिस्म जकड़ा गया, उसके बाद अब मैं मुसलसल आवाजें सुन रही हूं। उन्होंने फौरन मुझे कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर के पास लेके गए, मेरे पूरे टेस्ट कराए गए, जितना भी डॉक्टर को समझ आ रहा था सारे टेस्ट मेरे क्लियर आ गए। इसका मतलब है मैं किसी भी बीमारी का शिकार नहीं थी, जो मेरे शौहर समझे थे कि शायद कुछ ऐसी बीमारी हो रही है मेरी बीवी को जिसकी वजह से उसको इस तरह शोर भी सुनाई दे रहा है, लोगों की बातें करने की आवाज़ भी आती है और उसका जिस्म भी इस तरह जकड़ा जाता है। लेकिन टेस्ट सारे क्लियर आ गए। इसका मतलब है ये मेरा वहम हो सकता था, बीमारी नहीं। इसी कंडीशन में मैं अपने आप के साथ लगी रही, मेरा जिस्म अकड़ जाता, लेकिन अब यहीं वक्त गुजारना था। शौहर हौसला देता, सास थी उससे भी बात कर लेती। इसी तरह करते करते मेरा बेटा हो गया, और वो बेटा भी जब 2 साल का हो गया तो मैं इसी ही कैफियत में रही थी। अब कितने ख्वाब देखती थी, कितना कुछ महसूस करती थी, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मेरी ज़ात के साथ था, किसी और के साथ नहीं था, इसलिए हो सकता था मेरे शौहर के जहन में था कि कोई वहम का शिकार हूं। बीमारी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वहम, कुछ ऐसा खौफ मेरे दिमाग में छा गया है जिसकी वजह से मुझे इस तरह लगता है, ऐसे ख्वाब भी देखना और ऐसा महसूस करना। लेकिन जब बेटा 2 साल का हुआ, वो बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो वो बैठने के काबिल हो जाता है। साल के बाद भी, 6 महीने बाद भी कुछ बच्चे बैठ जाते हैं आजकल, साल के बाद भी बैठने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि मेरा बेटा 2 साल का हो गया और पहली दफ़ा जब मेरे शौहर भी मेरे साथ थे, हम कमरे में बैठे थे, बेटा भी उसी कमरे में था, मैंने अपने शौहर को मुतवज्जो किया, बेटे की तरफ देखो।
उन्होंने जैसे ही बेटी की तरफ देखा तो वो भी एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि ये मंजर मैं तो पहले ही देख चुकी थी। लेकिन मैं इंतजार में थी, क्योंकि 2-3 दफा मैंने इस मंजर को देखा था, और मैं इंतजार में थी कि शौहर भी इस मंजर को अपनी आंखों से देखे, ताकि उनको यकीन आ सके मेरी बातों का कि जो कुछ मेरे साथ होता रहा है वो वहम नहीं था। क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को पहली दफा देखा था तो वो एक कमरे का जिस तरह कोना होता है, जिस तरह ये पीछे कोना है, इसी तरह कोने की तरफ देख के वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उस कोने में कोई मौजूद हो और उसको हंसा रहा हो। वो देखता और हंस पड़ता। बच्चों की एक फितरत होती है, जब आप उनके साथ बात करते हैं, उनको हंसाते हैं, तो वो आपकी बातों पे, शरारतों पे मुस्कुराते हैं। ऐसा ही अंदाज था मेरे बेटे का, जैसे कोई सामने खड़ा हो और वो उसको देख के मुस्कुराई जा रहा था। यहां तक कि मुस्कुराते मुस्कुराते वो एकदम से डर सा गया। मैं जो खड़ी हैरत से अपने बेटे को देख रही थी, जो किसी को देख के मुस्कुरा रहा था, कि समझ भी ना पाई थी ये क्या देख रहा है, उसी लम्हे एकदम से चेहरा उसका ऐसे डर से गया जैसे बच्चा कांप सा जाता है। उसने झटका लिया और डर सा गया। मैं भागी, अपने लख्ते जिगर को सीने से लगा लिया। समझ गई थी शदीद डर गया था, रो रहा था। उसको मैं चुप कराती तो वो मुड़ मुड़ के उस तरफ देखता और डर जाता। मैं उसको जल्दी से कमरे से बाहर ले गई और इंतजार में थी कि ये गवाही थी कि वो मासूम जो बता नहीं सकता था उसने भी देख लिया था। और उस शाम भी जब शौहर पास बैठे थे, वो खेलना शुरू हो गया, तो एकदम से मैंने अपने शौहर को मुतवज्जो कराई कि बेटे की तरफ देखो। तो वो भी चौंक पड़े। वो सामने की तरफ देख के मुसलसल खेल रहा था। और तभी मैंने उनसे बताया कि ये देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? मैंने कहा ये आज का नहीं है, ये कुछ दिनों से ऐसा दीवार की तरफ देखता है, खेलना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है, और एकदम से डर जाता है, रोना शुरू कर देता है। और उसी लम्हे ऐसा हुआ कि वो खेलते खेलते रोना शुरू हो गया। मैंने भाग के उसको उठा लिया, और उस दिन मेरे शौहर को ऐसा लगा कि जैसे आज बेटे ने जो कुछ देखा है, जो बता नहीं पा रहा, उसका रोना और उसका खेलना बताता है कुछ ना कुछ तो है। और जब 2-3 दफा शौहर ने भी देख लिया तो उनको यकीन हो गया कि बात वहम की नहीं है, कुछ ना कुछ तो इस घर में जरूर है, जिसको देख के बेटा हंसता है, उसके साथ खेलता है और डर जाता है। क्योंकि रात को सोते हुए हमारा बेटा एकदम से रोना शुरू कर देता, और इस बुरी तरह से रोता कि हम दोनों परेशान हो जाते और हमें पता लग जाता वो डरा हुआ होता। रात के अंधेरे में वो डर जाता था। तभी एक दिन शौहर ने कहा आबे जमजम कहाँ है? मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने बेटे की तरफ इशारा किया कि वो देखो, वो सामने की तरफ बैठा खेल रहा है। फिर इसका मतलब है उसको कुछ सामने नजर आ रहा है। मैं जल्दी से आबे जमजम उठा के लाई, शौहर के हवाले किया, क्योंकि वो आबे जमजम मांग रहे थे। मैं नहीं जानती थी वो क्या करना चाह रहे हैं आबे जमजम से। उन्होंने आबे जमजम को एक बर्तन में डाला और उसके छींटे पकड़ के उस जगह पे फेंके जिस जगह पे वो देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उन्होंने हाथ में उसके पानी को लिया और ऐसे हाथ का कटोरा सा बना के उस साइड पे छींटे मारे, तो उसी लम्हे हमने देखा बेटे का मुस्कुराना जारी है। आंखें अब नीचे की बजाय ऊपर की तरफ देख रही हैं। तो इसका मतलब है जैसे ही आबे जमजम उस जगह पे गिरा था, वो चीज ऊपर की तरफ चली गई थी। बेटा अब उसी अंदाज में खेल रहा था, देख रहा था ऊपर की तरफ। और शौहर ने फिर वही पानी उसी तरह हाथ में डाला और छींटे उसी साइड पे फेंके जहां पे बेटा देख रहा था। तो साथ ही हमने देखा कि बेटे की आंखें घूमती हुई दूसरी तरफ चली गईं, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई चीज चलती हुई दूसरी तरफ गई हो। वो जैसे ही पानी के छींटे वहां पे पड़े तो बेटे का सर ऊपर की तरफ घूमना शुरू हुआ। अब वो दूसरे कोने की तरफ देख रहा था। ये बात क्लियर हो गई थी। उस कोने पे पानी पड़ते हुए वो चीज ऊपर गई, ऊपर पानी फेंकने से वो चीज उस कोने में चली गई। और शौहर ने भाग के जब उस कोने पे भी पानी फेंका तो फिर देखा शौहर के जैसे ही पानी के छींटे उस दीवार पे पड़े। तो अब बेटा ऊपर दरमियान में देखकर हंसते हंसते एकदम रोना शुरू हो गया। जैसे वो जो चीज भी थी उसके साथ खेलते खेलते अब इतने गुस्से में आ गई थी कि बेटे ने जैसे उसकी शक्ल देखी तो एकदम से उसका चेहरा कांपना शुरू हो गया। बकायदा वो डरा, मासूम कांपा और रोना शुरू हो गया। मैं भागी, अपने बेटे को सीने से लगा दिया
और मेरे शौहर अब उस सिमत में पानी फेंक रहे थे, कमरे के चारों कोनों में पानी फेंक रहे थे ताकि जो चीज़ भी है वहाँ से चली जाए। लेकिन आज एक बात क्लियर हो गई थी कि बात वहम की नहीं है। मेरी शादी से पहले अगर इस घर में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब ज़रूर हो रहा था। और मैंने तब अपने शौहर को बताया कि पहला वाक़या मेरे साथ भी इसी घर में हुआ, इससे पहले ज़िंदगी में मेरे साथ कभी कोई वाक़या नहीं हुआ। और अब ये कैसे हो सकता है कि जब ये बात क्लियर हो जाए तो मेरे शौहर किसी आमिल से, किसी पीर फ़कीर से राब्ता ना करते। सो उस दिन से हमारा वो जो डॉक्टर के टेस्ट वगैरह कराए थे सब क्लियर आ गए थे, मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब वो पीरों के और इस तरह के आमलों के पास जाना शुरू हो गए कि अब हम इसका प्रॉपर इलाज करा सकें, तोड़ करा सकें। जो चीज़ भी है जो मेरे साथ ऐसा करती रही, अब तो बेटा भी उसके साथ हंस रहा है, रो रहा है, डर रहा है, उसका हम तोड़ करा सकें। और उसके तोड़ की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन वहीं मैंने ख्वाबों का सिलसिला अपने शौहर को बताया कि अब आपको जब यकीन आ गया है कि मैं वहम की बातें नहीं करती, कुछ है, तो मेरा ख्वाब यह है कि मैं ख्वाब में देखती हूं कि मैं सोई हुई हूं। अक्सर ख्वाब देखे हैं, जिस अंदाज में हम तीनों लेटे होते हैं उसी अंदाज में ख्वाब में देखती हूं कि जिस जगह मैं सोई थी उसी जगह पे ही मैं सोई हूं। जो कपड़े पहन के सोई थी वही कपड़े पहन के सोई हूं। जहां पे आप लेटे थे आप भी उसी लिबास में, क्योंकि हम लिबास चेंज करके सोते थे, आप भी उसी लिबास में और बेटा भी उसी लिबास में लेटा है। यही कमरा है, यही जगह है, सेम है। लेकिन मेरे सर की पीछे वाली साइड पे एक काला स्याह है। और उन्होंने वहां पे लाइन लिखी है, मजहर भाई, जैसे आप कहते हैं हल्का काला स्याह नहीं, वो बहुत डार्क काला स्याह था, शदीद काला स्याह। वो मेरे पीछे खड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के ऊपर झुकना शुरू करता है। मैं उसको देख लेती हूं कि मेरे पीछे है, सीधी सोई हुई भी मेरी आंखें उसको पीछे देख लेती हैं। और जैसे ही वो मेरे सर के ऊपर झुकता है तो वो काला स्याह सा है, उसका कोई चेहरा नहीं है, आंखें, कान, नाक, मुंह नहीं है, इंसान की तरह काला स्याह है, बहुत डार्क है, उसके मैं आर पार नहीं देख सकती। इतना काला स्याह है जैसे रीछ की तरह कोई काला स्याह होता है, ऐसे वो काला स्याह है। और जैसे ही मेरे ऊपर झुकता है मेरी आंख खुल जाती है। और ये ख्वाब मैं कई दफ़ा देख चुकी हूं। और जैसे मेरी आंख खुलती है सेम वही हुलिया, वही लिबास, वही कपड़े, वही जगह होती है जिस तरह हम सोए होते हैं। ख्वाब में भी मैं ऐसे देखती हूं। लेकिन आज आपको इसलिए बता रही हूं कि मैंने रात जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब में तो वो मेरे ऊपर आके झुका था, वो बिल्कुल काला स्याह सा था। कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी थी, जिस तरह हम सोते हुए नाइट का बल्ब जला के सोते हैं। आपने भी कपड़े बदले, मैंने भी बच्चे को कपड़े चेंज कराए, अपने सोने वाले कपड़े पहने और हम सो गए। अभी सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने ख्वाब में देखा उसी अंदाज में हम तीनों लेटे हैं जिस तरह हम बिस्तर पर लेटे थे। कि फिर से मैंने देखा मेरे पीछे वो आना के खड़ा हो गया है, वो बहुत काला स्याह है। मैंने उसका मुंह नहीं देखा अभी तक, ऐसे लगता है जैसे मुंह मुझसे छुपा रहा है। वो आके मेरे ऊपर झुका है। जैसे ही वो मेरे ऊपर आकर झुका है वो काला स्याह, ऐसे जैसे बिल्कुल रीछ होता है, जैसे बिनमानस होता है, काला स्याह ऐसा ही था कि जब वो मेरी आंखों के सामने आके ऐसे झुका तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी सिवाय उसको कि एकदम से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो कल रात पता है क्या हुआ है, उस वक्त भी मेरे मुंह के ऊपर किसी के सांस लेने की हवा आ रही थी, जैसे कोई किसी के ऊपर झुका हो, इस हद तक झुक जाए कि आपके कान आवाज को सुन सकें। सांसों की आवाज, तो मेरे कानों ने ना सिर्फ सांसों की आवाज को सुना है बल्कि मैंने अपने चेहरे पे गरम गरम उन सांसों को महसूस भी किया है। जैसे आप मुंह से ऐसे हवा निकालते अपने हाथ के ऊपर, तो बकायदा हाथ पे गरम गरम मुंह से निकलने वाली सांसों की जो हवा है महसूस होती है। ऐसी तपश सी मेरे चेहरे पे महसूस होती जिस वक्त कान एक आवाज को सुनते।
अब जब सांस खींचते हैं तो आप सांस अंदर लेके जाते हैं, और जब सांस खारिज करते हैं तो जैसे ही वो अपनी सांस खारिज करता तो उसकी सांसों की वो जो गर्म हवा सी, तपिश सी थी, मेरे चेहरे पे क्लियर महसूस हुई। उस वक्त जब मैं ख्वाब से जाग चुकी थी, जैसे ही मेरे ऊपर झुका और मेरी आंख खुल गई तो उसी लम्हे कानों ने आवाज को सुना और मैंने उसकी सांसों की उस तपिश को अपने चेहरे पे महसूस किया है। और मेरे शौहर भी और परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ मैं कह रही हूं ये मेरा वहम नहीं है। बच्चे को अभी तक वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। इसके अलावा कर ही क्या सकते थे कि फिर किसी पीर फकीर के पास जाएं, कहीं से तावीज लेके आए, कुछ करके आए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो कहती हैं इसी तरह ख्वाब देखते, इसी तरह डरते, क्योंकि अक्सर ख्वाब में इस तरह की देखती थी। काले स्याह सांप हैं इस कमरे के अंदर, वो फन फैलाए बैठे हैं, चारों तरफ फन फैलाए बैठे हुए हैं, और उन सब का रुख मेरी तरफ है। और वो सारे ही इस अंदाज में फन फैलाए मुझे डसने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही इकट्ठे होकर मेरी तरफ वो फन फैलाए ऐसे डसते तो मेरी आंख खुल जाती, और जैसे ही मेरी आंख खुलती तो मैं डर सी जाती। और ये उन दिनों में हो रहा था जब मेरे पेट के अंदर मेरा दूसरा बच्चा था, मैं दोबारा से मां बनने वाली थी। और उन दिनों में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे नींद बहुत कम आती थी। और एक रात ये टाइम था रात के 3 बजे का कि मेरी आंख खुल गई। और मेरी आंख खुलने की जो वजह थी वो एक चिड़िया सी थी जो कमरे के बाहर बैठी मुसलसल इस अंदाज में बोल रही थी जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। रात का मैंने टाइम देखा कि इस वक्त चिड़िया का क्या काम, और मैं उसको सुनती रही कि क्या मैं उठ के दरवाज़ा खोलूं, क्योंकि जब से ये वाकयात चीज़ें हो रही थी तो हम अपने कमरे को अंदर से लॉक करके सोते थे और घर को अच्छी तरीके चेक कर लेते थे कि पूरा घर लॉक है। मुझे लगा कि मुझे उठ के देखना चाहिए, चिड़िया बेचैन सी इस वक्त रात के टाइम मुसलसल बोले जा रही है, इसको कोई मदद की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे इस वक्त रात को दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो चिड़िया बोलती रही, और सुबह 4:30 बजे जब उसका बोलना बंद हो गया मैं तब भी जाग रही थी। सुबह हुई, मैं अपने काम काज में जिस तरह रूटीन था भूल गई उस बात को, लेकिन अगली ही रात सेम टाइम 3 बजे मेरी आंख खुली तो उसी चिड़िया की इस अंदाज में बोलने की आवाज़ थी जैसे मदद के लिए पुकार रही हो, बेचैन सी हो, और वो मुसलसल बोले जा रही हो। और मैं सुनती रही उस आवाज़ को 3 बजे से लेकर फिर आज रात 4:30 बजे तक वो चिड़िया मुसलसल बोलती रही। और 3 रातें उस आवाज़ को मैंने सुना और फैसला किया कि अब 3 रातें मुझे हो गई हैं, एक चिड़िया बेचैन है, मैं उठ के उसकी मदद इसलिए नहीं कर सकती कि दरवाज़ा लॉक होता है और मैं उठ के अकेले रात को दरवाज़ा नहीं खोलनी चाहती। अगर आज रात ये आवाज़ आई तो मैं अपने शौहर को जगा दूंगी। मैं सो गई। जैसे ही 3 बजे चिड़िया बोलना शुरू हो गई, और मैंने जैसे ही उस आवाज़ को सुना तो पास लेटे शौहर को मैंने जगा दिया। नींद से जागे और बोले क्या हुआ। मैंने उनको कहा खोलें दरवाज़ा, बाहर कोई चिड़िया बैठी है और ये मुसलसल 3 दिन से आ रही है, चौथी रात है, ये 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 4:30 बजे तक बेचैन होकर इस तरह पुकारती है मदद के लिए। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए और देखिए। मैं डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोलती कि रात को इस वक्त मेरा उठना ठीक नहीं है, मैं माँ बनने वाली हूँ, कोई और मसला ना हो घर के अंदर। और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो छुपी हुई मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं उसकी वजह से। तो आप उठ के देखिए। मेरे शौहर कुछ देर तक सुनते रहे आवाज़ को और फिर कहा तुम्हें आवाज़ आ रही है? मैंने कहा हाँ हाँ क्लियर ये आवाज़ आ तो रही है, ऊंची ऊंची वो बोल रही है। फिर से वो आवाज़ को सुनते रहे, यहां तक कि बिस्तर से खड़े हो गए। पूरे कमरे के अंदर राउंड लगा के चिड़िया की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते रहे, खिड़की के साथ कान लगा लिया, दरवाजे के साथ कान लग गया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। आवाज़ आ रही है? मैंने कहा हाँ क्लियर आ रही है। तो बोले नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही।
मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, रोज 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आवाज आती है, अभी भी क्लियर आ रही है। लेकिन मेरे शौहर को आवाज नहीं सुनाई दी। तब वो बोले, अगर ये आवाज है तो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे रही है, मुझे नहीं, इसलिए बेहतर है ये चिड़िया नहीं है, कोई और ही माजरा है, क्योंकि वाकयात जो चीजें हो रही हैं वो तुम्हारे साथ हो रही हैं, तो इस तरह चिड़िया की आवाज़ से हो सकता है हमें बुलाया जा रहा है या भटकाया जा रहा है, बेहतर है फिर हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अगर ये कोई चिड़िया होती और मदद के लिए पुकारती तो 3 से 4:30 तक ही क्यों आती। और आप बता रही हो आज चौथी रात है और मुझे नहीं सुनाई दे रही, अभी भी आपको क्लियर सुनाई दे रही है, बेहतर है हम इसकी तरफ तवज्जो ना दें। ये चिड़िया नहीं है, वही मखलूक है जो तुम्हें दूसरे अंदाज में सता रही है। ये भी कुछ इस तरह की बात है, इसलिए इसकी तरफ तवज्जो मत दो। अगली रात फिर से चिड़िया उसी तरह बोली, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इसकी आवाज की तरफ तवज्जो नहीं देनी। और फिर एक रात ऐसा हुआ कि मैं नमाज पढ़ने के लिए बैठी, नहीं ये तो बाद का वाकया है, प्रेगनेंसी के बाद का, कि शौहर मेरे जो बड़ा बेटा था उसको स्कूल छोड़ कर आते थे, दूसरा बेटा हो चुका था, वो सुबह ही सुबह चले जाते, मैं छोटे बेटे के साथ नमाज पढ़ के सो जाती और 10-11 बजे में मैं उठ जाती थी। ऐसी एक सुबह मैं उठी, मैं नमाज पढ़ी, शौहर तैयार हुए, बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए वो घर से रवाना हो गए, क्योंकि अब इस घर में हमारी सास नहीं रही थी, अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अब हम सिर्फ मैं, मेरे शौहर और 2 बच्चे हो चुके थे। शौहर जैसे ही घर के से निकल जाते, मैं दरवाज़ों को अच्छी तरीके बंद कर लेती थी और तसल्ली करती थी कोई दरवाज़ा खुला हुआ ना हो। ये मेरी आदत सी बन चुकी थी, जब से खौफ वाली कैफियत मेरी थी, चीज़ें मेरे साथ इस तरह हो रही थी, मैं बाकायदगी से दरवाजे अच्छी तरीके चेक करके बंद कर लेती थी। उस रात, उस दिन भी शौहर जैसे ही बाहर निकले, मेरे बेटे को लेकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर मैं लेट गई। मुझे अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, अभी दूसरा बेटा इनका नहीं हुआ था, प्रेगनेंसी की हालत थी, अभी दूसरा बेटा नहीं हुआ था। वो जो उनका एक बेटा हुआ था उसको स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, तो दूसरा बेटा अभी हुआ नहीं। तब वो कहती है मेरी माँ बनने वाली थी, मैं पेट से थी, तो मेरे लिए करवट लेना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। ये सुबह का ही टाइम था कि शौहर चले गए और कमरे के अंदर रोशनी हल्की हल्की थी। मैंने अंधेरा रखा था ताकि मैं कुछ देर के लिए सो जाऊं। एहसास था कि बाहर सुबह हो चुकी है और मैं करवट लेकर लेटी ही थी कि थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुल गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, हमारे पड़ोस की एक छोटी बच्ची अंदर दाखिल हुई। उसने इस अंदाज में दरवाज़ा खोला था कि वो अंदर भी नहीं आई, बाहर भी नहीं खड़ी हुई, बिल्कुल दरवाज़ा आधा खोल के उसके दरमियान में खड़ी हो गई और मैं करवट लेके लेटी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं एकदम से चौंक गई, क्या हुआ, शौहर वापस आ गए, कोई चीज़ भूल गए हैं या क्या हुआ है। तो मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो दरवाज़ा खोले हमारी पड़ोस की एक छोटी बच्ची दरवाजे के बीच में खड़ी थी। मैंने उसे जैसे ही देखा तो मैं चौंक सी गई और उससे मुखातिब हुई, क्या हुआ, आज इतनी सुबह सुबह तुम आ गई हो, सब खैर है। क्योंकि किसी की बच्ची किसी के घर में इतनी सुबह सुबह आ जाए तो आप चौंक जाते हैं, तो मैं चौंक सी गई। बहुत जल्दी किस तरह कोई बच्ची किसी के घर में आ जा सकती है, क्योंकि वालिदैन भी नहीं आने देते, चलो दिन का टाइम हो, शाम का हो, एक और बात होती है, इतनी सुबह सुबह कैसे पॉसिबल है। 6:30 बजे मेरे शौहर निकले थे, होगा 7, सवा 7 बजे का टाइम होगा। कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं उससे मुखातिब हुई, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई हो। ये मैंने गर्दन घुमा के उसको देखा, वो सामने खड़ी थी और एकदम से फिर मैंने कहा उठ के बैठूं, ये क्या हुआ इस बच्ची को, खैर है इतनी सुबह सुबह।
और मैं मुश्किलों से उठी हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी। मैं जैसे ही उठी हूँ तो मैंने देखा दरवाज़ा बंद है। और एकदम मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया कि वो लड़की अंदर आ ही कैसे सकती है, दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया हुआ है। और हाँ, मैंने आज अच्छी तरीके बंद किया था। मुझे अच्छी तरीके याद है कि मैं दरवाज़ा बंद करके सोई थी। मैं कभी भी दरवाज़ा खोल के नहीं सोती, तो ये अंदर कैसे आ सकती है। और उसी लम्हे मैंने दरवाजे को देखा तो दरवाज़ा अंदर से क्लियर बंद था। तो मैं उसी लम्हे समझ गई वो जो भी अंदर दाखिल हुई थी, शक्लो सूरत थे, जिसामत से हमारे हमसायों की बेटी थी। लेकिन मुझे समझने में देर न लगी, वो जो भी थी वो रूप धार के आई थी हमारे हमसायों की बेटी का। असल में वो हमारे हमसायों की बेटी हो ही नहीं सकती थी। जब दरवाज़ा अंदर से लॉक है तो अंदर दाखिल कैसे हो सकती थी, क्योंकि मैंने उसको करवट बदले हुए गर्दन घुमा के देखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी क्लियर आई थी और उसके बाद वो अंदर खड़ी भी थी। मैंने उसको क्लियर खड़े हुए भी देखा था। इतनी क्लियर देखा था कि ये रात का टाइम नहीं, सुबह का टाइम था, कि मैंने उसका वाज़े शक्ल देखी थी, उसके कपड़े देखे थे, उसकी जिसामत देखी थी। तभी तो मैं उससे बोली थी कि तुम इतनी सुबह सुबह यहां क्या करने आई हो। और उसके बाद सिर्फ उठने की देर ही थी कि मैं उठ के बैठी हूं तो सामने देखा कोई भी नहीं है, दरवाज़ा बंद है, अंदर से लॉक है। तो मैं समझ गई ये मेरा वहम नहीं था। आज वो बच्ची के रूप में कोई मेरे सामने आया था। और उससे कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ कि मैं रात को सोई थी और मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद पानी से भरा हुआ था। किसी ने पूरे कपड़ों के ऊपर पानी ही पानी डाल दिया था। मैंने कहा इतना ज्यादा मेरे ऊपर पानी कहां से आ गया, कहीं बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया, कहीं वो गीला तो नहीं है। उसको उठ के चेक किया तो वो भी बिल्कुल ठीक था, कोई गीला नहीं था। लेकिन मेरे जिस्म पे पूरा पानी ही पानी था, मेरे कपड़े पूरे के पूरे गीले हो गए थे। मैंने शौहर को उठा दिया, कहती है क्या हुआ। मैंने कहा लाइट ऑन करें। उन्होंने लाइट ऑन की तो उनको दिखाया कि ये देखें बिस्तर नीचे तक गीला था, मेरे कपड़े भी सारे गीले थे। ऐसा था जैसे किसी ने पूरा जग पानी का भर के मेरे ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर डाल दिया हो, जिससे पूरा बिस्तर नीचे तक गीला हो गया था। और मेरे शौहर भी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। मैं कहा पता नहीं, बस मेरी आंख खुली है तो मैं परेशान हो गई हूँ, और अब लाइट ऑन हुई है तो मैं भी देख के परेशान हूँ। इतना ज़्यादा पानी मेरे ऊपर डाला गया है कि जैसे मुझे मुकम्मल किसी ने गीला कर दिया है। और मेरे शौहर फिर से परेशान हो गए। यकीनन उसके बाद कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि वो फिर से किसी पीर फ़कीर, किसी आमल को ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करते, जो अभी तक वो कर रहे थे। और कोई ऐसा बंदा उनकी नज़रों में नहीं आया था जिन पे उनका दिल मुतमईन होता। और फिर मेरा दूसरा बेटा भी हो गया। और ना सिर्फ मेरा दूसरा बेटा हुआ, बल्कि अब वो भी उसी कोने में देखता था। उसी तरह उसको कोने के अंदर देख के मैं मुस्कुराता हुआ देखती थी, उसी तरह उसको कोने के अंदर देख के मैं एकदम डरता हुआ देखती थी। जिस तरह मेरे बेटे के साथ, जो अब बड़ा हो चुका था, पहले बेटे के साथ होता था, सेम वही हालात मेरे छोटे बेटे के साथ होना शुरू हो गए। वो भी सेम उसी तरह डरना शुरू हो गया, हंसना शुरू हो गया, खेलना शुरू हो गया और एकदम से खौफजदा होना शुरू हो गया। हाँ, पहला बेटा बड़ा हो चुका था, वो डर नहीं रहा था, लेकिन मेरे ख्वाबों का सिलसिला अभी भी जारी था। जब से इस घर में 2016 में मेरे ख्याल में उनकी शादी हुई है, 2016 से उनके साथ वाकयात हो रहे हैं। और एक ख्वाब में क्या देखती हूं कि एक बड़ा सा किला है, बादशाहों का जिस तरह किला है, उस किले के अंदर मैं कैद हूं, मैं जकड़ी हुई हूं। बहुत खौफनाक जगह है, भयानक चेहरे हैं जो फिर रहे हैं, वो इंसान नहीं हैं, अजीबो गरीब शक्लों के हैं और बहुत ही भयानक चेहरे वाले हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उनमें बच्चे भी हैं, उनमें जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, लेकिन अजीबो गरीब शक्लों वाले, बहुत ही भयानक। और मैं डर जाती। मुसलसल जो मुझे ख्वाब आ रहे थे, वो एक ख्वाब तो मुसलसल था कि मेरे ऊपर कोई झुकता था, और जैसे ही झुकता था मैं तब जाग जाती थी। लेकिन वो सिर्फ झुकता नहीं था, अब वो बाकायदा मेरे वजूद को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि एक रात में इसी तरह ख्वाब मैंने देखा
कि वो जो काला सा साया मेरे सर के पीछे आकर खड़ा होता था, जो झुक के मुझे देखता था, जिसकी सांसें तक आंख खुलने के बाद जब मैं ख्वाब से जाग जाती थी, जिसकी सांसों की तपश मेरे चेहरे पे महसूस होती, कान उन सांसों को सुन सकते थे। अब मैंने ख्वाब में देखा वो मेरे पांव वाली साइड से आ गया है, क्योंकि उसको मैंने उससे पहले भी कई दफा देखा था जागती आंखों से। अब यह हो रहा था उसी कमरे के अंदर। अक्सर मेरी आंख खुलती थी तो मैं सामने किसी को सफेद चादर ओढ़े, जिसने मुंह पे ओढ़ रखी होती थी, सामने खड़ा हुआ देख रही थी। क्योंकि एक ऐसी रात आई कि मेरी आंख खुल गई, वही मैंने ख्वाब देखा और एकदम से मेरी आंख खोल दी। कमरे में खूब अंधेरा था, वही एक नाइट का बल्ब जल रहा था। तभी मेरी निगाह वो सामने की तरफ पड़ी और मैंने आंखों को बार बार झपका कि कहीं नींद में तो नहीं हूं। तो आंखों ने कहा, नहीं, तुम जाग चुकी हो, जागती आंखों से देख रही हो। तभी मैंने उसको पहली दफा देखा था। वो एक इंसान नुमा सा था, काला स्यासा, बिल्कुल ऐसा ह्योला जिस तरह एक रीछ होता है काला स्या, या एक बंदर होता है काला स्या, ऐसा ही काला स्या था। उसके आर पार मैं नहीं देख सकती थी। वो जिस जगह पे खड़ा था उसके पीछे क्या था वो छुप जाता था, लेकिन उसने अपने चेहरे को सफेद चादर से ढांप रखा था। उसने अजीब अंदाज में अपने चेहरे के ऊपर सफेद चादर ढांप रखी थी कि उसका मैं चेहरा नहीं देख पा रही थी। और मैंने अपनी आंखों को जब कई दफा झपका और देखा वो अभी तक सामने मौजूद है, तो मैं समझ गई ये मेरा वहम नहीं है। शौहर को उठाने के लिए जैसे ही हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और मुड़ के देखा तो वो उस जगह पे नहीं था। हां, अब ये हो रहा था, अक्सर अब मैं उसको जागती आंखों से भी देखना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। हमेशा वो अपने चेहरे को सफेद चादर से ढांक के रखता था, ढांपा होता था उसने अपने चेहरे को। उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं होता था। वो बिल्कुल एक इंसान की शेप का, बिल्कुल एक काला स्याह, बहुत ही खौफनाक साया सा था, जिसका चेहरा हमेशा छुपा होता था। जब मैंने उसे इस तरह सामने देखना शुरू कर दिया तो फिर मैंने एक ख्वाब में देखा, उसी अंदाज में मैं, मेरा शौहर, बच्चे सो रहे हैं जिस तरह हम सोए थे। अपने ख्वाब में मैं बिल्कुल वही मंजर देखती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ख्वाब नहीं देख रही, बल्कि ख्वाब की सी कैफियत में हूँ। हकीकत में ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आगे फिर ये मुझे पता चल गया था कि हाँ, वो ख्वाब नहीं थे। एक ऐसी कैफियत तारी होती थी मेरे दिमाग के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर, कि आंखें बोझल हो जाती थी और मुझे यूं लगता था मैं ख्वाब देख रही हूं, लेकिन मंजर सारा वही होता था। जिस अंदाज में मैं लेटी थी, अपने आप को उसी अंदाज में लेटा हुआ देखती। जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े पहने हुए देखती, जो शौहर ने पहन रखे होते थे, जिस अंदाज में सोए होते थे, सब वही होता। और तभी वो जो चादर में अपने आप को छुपा के खड़ा होता था, काला सा, भयानक सा, उसको मैंने अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। उससे पहले मैं उसको जब भी देख रही थी वो सामने खड़ा होता था। तभी मैंने ख्वाब में देखा वो मेरे तरफ बढ़ रहा है। जिसको मैं खुली आंखों से भी देख रही थी, आज वो ख्वाब में मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरी तरफ आया और इस अंदाज में मेरे पांव वाली साइड पे आया कि मुझे लग रहा था, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, ये मेरे साथ उस अंदाज में आगे बढ़ रहा है जैसे शौहर अपनी बीवी के पास आते हैं। और जैसे ही वो मेरे वजूद पर आकर इस अंदाज में झुका, जैसे वो मेरे वजूद को हासिल करना चाहता हो, जैसे वो मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना चाहता हो, तो एकदम से मैंने आंखें खोल दी। और जैसे आंखें खोली, मेरा जिस्म थर-थर कांप रहा था। कमरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सी आवाजें, अजीब व गरीब सी आवाजें, एक शोर सा होता था। क्या मैं एक सोई हुई सी हालत में थी? क्या मैं ख्वाब में थी, या एक ऐसी कैफियत में थी जिसको ख्वाब जैसा कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में हो रहा था? मुझे लगता था मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन मुझे लगता था मैं एक गनूदगी सी कैफियत में थी। मैं ऐसी कैफियत में थी जिसमें मेरा दिमाग और आंखें बंद थी, लेकिन मैं जाग रही थी। लेकिन जब भी वो मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करता, मैं आंखें खोल देती। फिर ये सिलसिला इस तरह चल पड़ा कि वो जब भी मुझ पे झुकता और मुझ पे हावी होता, मैं जोर लगा के अपनी आंखें खोल देती।
उसकी शायद वजह ये थी कि मैं नमाज बाकायदगी से पढ़ती थी और ऐसी ही एक सुबह फजर की नमाज में पढ़ के बैठी थी, अपने मुसल्ले पे बैठी तस्बीह कर रही थी कि मेरे बिल्कुल ही सामने 3 कदम भी नहीं बनते, 3 फुट भी नहीं बनता, 3 से 4 फुट दूर एक 2 फुट का साया ज़मीन के अंदर से निकला और सीधा खड़ा हो गया। उसकी टोटल हाइट 2 फुट थी, जिसको मैंने खुली आंखों से देखा और मैं तस्बीह करते मेरी एकदम सामने निगाह पड़ी 3 से 4 फुट के आगे 2 फुट का साया ज़मीन के अंदर से निकला और सीधा ऐसे खड़ा हो गया। वो एक साया सा था और मेरी तस्बीह उसी तरह जारी रही। मैं खुली आंखों से अजीब सी हालत में, खौफजदा हालत में उसको मैं बैठी देख रही थी और देखते ही देखते जिस तरह वो साया 2 फुट का ऊपर आया था उसी तरह गायब हो गया। ज़मीन के अंदर से निकला था और आंखों के सामने वो गायब हो गया। लेकिन मेरी इबादत में कभी फ़र्क नहीं आया। शायद वो जो मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा था, मेरी इबादत की वजह से मैं बच पा रही थी। जब भी मुझ पे हावी होता मेरी आंखें खुल जाती थी। मेरी शौहर तो मुसलसल तोड़ कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब मुझे ये भी महसूस होना शुरू हो गया था कि जब मैं शौहर नहीं होते थे, मैं सोने की कोशिश करती थी तो मुझे लगता था कि साथ बिस्तर पर कोई लेटा है। मुझे क्लियर महसूस हो जाता। उसको मैं लेटा हुआ नहीं देखती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई आके बैठता है, कोई आके लेटता है। तो जितना भी गद्दा हो, फोम हो, जैसा भी मैट्रेस हो, आपको कोई आके आपके साथ लेटे तो महसूस हो जाता है कि इस साइड पे कोई लेटा है, वजन पड़ा है, ये हिला है। तो उसके लेटने से मुझे महसूस हो जाता है जैसे कोई इस अंदाज में आके लेटा है कि पूरा ये हिस्सा हिला है। और कभी मुझे बैठने का महसूस हो जाता कि कोई आके, मैं एकदम अपने काम में होती, लगता कोई आके बैठा है। हमारे घर में भी कई दफा ऐसा हुआ है, बैठना महसूस हुआ है। तो उसको लगता कि कोई आके बैठा है या कोई लेटा है। मैं अब उसका लेटना तक महसूस कर रही थी। क्लियर वो आके वहां पे लेटने की कोशिश भी करता था। लेकिन अभी तक वो जो मेरी हालत पहले दिन से इस घर के अंदर हुई थी कि जो मेरा जिस्म भारी हो जाता, मेरा जिस्म अकड़ सा जाता, इतना भारी भरकम हो जाता कि मैं चाहने के बावजूद आंखें ना खोल पाती, बल्कि मेरी आंखें और बंद होती, जिस्म को हिलाने की कोशिश करती, जिस्म को हिला ना सकती। ये सारी सूरत हाल अभी तक उसी तरह जारी थी जिस तरह पहले दिन से मेरे साथ हो रहा था। अभी तक ऐसा ही मेरे साथ चलता हुआ आ रहा था। वाकयात तो अभी इस घर में इतने हो रहे थे हर वक्त, लेकिन सिर्फ उस वक्त होते थे जब मैं अकेली होती थी या मेरा छोटा बेटा मेरे साथ होते थे। मेरा बड़ा बेटा भी घर में होता तो उस वक्त कुछ नहीं होता था। जब भी शौहर घर में होते उस वक्त बहुत कम कुछ होता था। जब जब मैं अकेली होती थी उस वक्त उस घर के अंदर बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे थे। और मैं उस वक्त डर जाती जब मैं ख्वाब देखती थी इसी कमरे में मैं, मेरे शौहर, मेरे बच्चे लेटे हैं, कि कमरा अंदर से बंद है, कि मैं ख्वाब में देखती बाहर कई काली स्याह बिल्लियां हैं और दरवाज़ा पीट रही हैं जैसे दरवाज़ा खोलो। और मेरी आंखें देखती कि वो दरवाजे को पीटती पीटती एकदम धड़म से दरवाज़ा खुल जाता। और ना सिर्फ दरवाज़ा खुल जाता बल्कि वो सारी काली स्याह बिल्लियां मेरे बेटे पे एकदम से हमला कर देती। और जैसे ही मेरे बेटे पे हमला करती मेरी आंख खुल जाती, बेचैन हो जाती, दरवाजे की तरफ देखती, बेटे की तरफ देखती कि या अल्लाह ये क्या है, ये कैसी बेसकूनी है। कौन है जो अपने आप को मुझसे छुपा रहा है, अपना चेहरा मुझे दिखाता नहीं, अपनी सांसों तक की आवाज़ मेरे कानों को सुनाता है, मेरे चेहरे पे वो सांसों को जान के करीब आके सांसें लेता है ताकि मेरा चेहरा उन सांसों की गर्मी को, तपिश को महसूस कर सके। मैं उसके वजूद को तो देख चुकी थी लेकिन अभी तक उसका मैंने चेहरा नहीं देखा था। और वो मुसलसल मुझे अकेला पा के मेरे साथ ऐसा कर रहा था। मेरे जिस्म को जकड़ चुका था। लेकिन अभी तक उसको जो नाकामी हुई थी वो ये थी कि जब भी मेरे वजूद पे इस अंदाज में वो आया था कि मेरे जिस्म को हासिल कर सके, मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बना सके, तो अभी तक उसको ऐसा मौका नहीं मिला था। लेकिन मैं इस सारी कैफियत में गुजर रही थी। और कोई भी औरत मेरी जगह पे होगी तो वो कितनी शदीद परेशानी में होगी आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपके एंड में आके शोज़ देखने शुरू किए। उन्होंने लिखा कि मैं सूरह बकरा की तिलावत लगा देती, जो मुझे आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं। आपसे राब्ता करने की कोशिश भी करी थी कि वहीं कहती हैं सर्दियों में
ये सॉरी इस सर्दियों में नहीं, शायद पिछली या इसमें, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, लिखा हुआ था कि वो कहती हैं कि शौहर, सर्दियों में ऐसा होना नहीं चाहिए कि मेरे शौहर मीटिंग के लिए, उन्होंने ऑफिस की मीटिंग के लिए जल्दी जाना था तो वो सुबह जल्दी चले गए। उनके निकलने की देर थी कि सर्दियों में ही, कि मेरे बैठी ही थी कमरे में, बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई मुझे बीमारी, कोई मसला कुछ भी नहीं, कि एकदम से मेरे नाक से खून बहना शुरू हो गया। और वो ऐसा खून बहा के रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर्दियों में, गर्मियों में तो कहते हैं नक्सीर का फूट जाना, नक्सीर फूट जाती है, नाक से खून आता है। सर्दियों में बहुत कम सुना है किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे खून आए जा रहा था। शोर मुझे जानती थी कि आज बहुत अहम मीटिंग है, वो जा चुके हैं, उनको भी नहीं बुला सकती थी, इसलिए मैं मुश्किलों से उस खून को रोकने की कोशिश करती रही, जो बड़ी मुश्किलों से रुक गया। शौहर घर लौटे, उनको सारी सूरत हाल बताई और वो कपड़े दिखाए जो खून से भर चुके थे कि ये हुआ है मेरे साथ। लेकिन वो पहली दफा नहीं था। अब ये होना सर्दियों में शुरू हो गया कि फिर अगले दिन सुबह ही सुबह मेरे नाक से खून आना शुरू हो गया। शौहर पास थे, वो भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खून था कि रुकने की नाम ही नहीं ले रहा था। और उन्होंने लिखा कि मज़हर साहब, फिर सिलसिला ये ऐसा सर्दियों में शुरू हुआ खून का कि वो खून मेरे मुंह में, मेरे हल्क तक अंदर चला जाता, और जब वो खून मेरे हल्क के अंदर जाता तो फिर बाकायदा मुझे खून की उल्टी आ जाती। और अब ऐसा मेरे साथ होने लगा था कि ये सारे वाकयात से गुजरने के बाद अब वो इतना नक्सीर की तरह वो कान, मेरे नाक से खून आ रहा था कि अब मैं उल्टियां कर रही थी, क्योंकि मेरे मुंह के जरिए अंदर खून जा रहा था। और अब इतना हो गया था, पहले तो सिर्फ एक डरना था, पहले तो इतना था कि सिर्फ बहुत कुछ और था, लेकिन अब प्रैक्टिकली मेरे अंदर से, क्योंकि टेस्ट अभी भी मेरे शौहर ने करवाए, ये जो खून का आना था मेरे नाक से निकल के आ रहा था, इसके लिए फिर हम डॉक्टर के पास गए, सारे मेरे टेस्ट क्लियर आ गए। उनको कुछ समझ ना आया कि इसकी रीज़न क्या हो रही है, लेकिन ये खून बह रहा था, उल्टियां आ रही थी। तभी जब आपके साथ इस हद तक मामला हो जाए कि मैं कमज़ोर होना शुरू हो गई, सब मुझे देखते और कहते ये इतनी कमज़ोर हो गई है, क्या हो गया है, तब मेरे शौहर, जो पहले भी मुसलसल कोशिशों में थे, कि फिर एक मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन तक पहुँचे, और उन्हें मौलाना साहब को सारी सूरत हाल बताई, और उन्हें कहा कि ये चल रहा है इस घर में। तो कहती हैं उन मौलाना साहब ने पानी दम करके दिया, कोई तावीज़ भी दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा ये हाजिर हो जाएगा। अल्फाज ये मौलाना साहब के थे कि इनके साथ एक शैतान है जो इनके साथ जुड़ चुका है। वो शैतान है जिसको ये महसूस करती हैं, जब वो, जो इनसे अपना चेहरा छुपाता है, जो इनके ऊपर झुकता है, ना सिर्फ इनके ऊपर झुकता है बल्कि बाकायदा इनके साथ जिस्मानी ताल्लुक हम बिस्तरी करने की कोशिश करता है, जिस्मानी ताल्लुक बनाने की कोशिश करता है। वो एक पावरफुल शैतान है। वो कहती हैं कि उनके दिए हुए कुछ जलाने वाले तावीज़ थे जो हमने जलाए, घोल के पीने वाले थे वो हमने पिए, जो जो उस मौलाना साहब ने किया था वो हमने सारा किया, और उससे ये हुआ, हाँ वो शैतान मेरे ऊपर जाहिर हो गया। उनके तावीज़ों से, उनके पढ़ने से ये हुआ कि वो शैतान जो छुपा हुआ था अभी तक, जिसको मैं देख नहीं सकी थी, मैंने उसको देख लिया, वो जाहिर हो गया। लेकिन उन्होंने इसकी तफसील नहीं लिखी, क्योंकि जब मैंने कहानी पढ़ता हूँ या कहानी सुनता हूँ तो फिर कोशिश करता हूँ राब्ता भी हो, और मैंने रिकॉर्ड करनी होती है, और टाइमिंग का फ़र्क है। ये इंडिया की कहानी है, दिल्ली की, नाम उन्होंने कहा मेरा फ़र्ज़ी कर दें, तो मैं उनका हुलिया पूछना चाह रहा था उस शैतान का, जो उन्होंने हुलिया नहीं लिखा कि वो ज़ाहिर भी हो गया, क्योंकि एंड पे उन्होंने ये लिखा है कि मदर साहब मुझे जान छुड़ानी है। इसका मतलब है वो अभी तक उस शैतान से जान नहीं छुड़ा पाई। वो कह रही है अभी तक वो शैतान जुड़ा है मेरे साथ, जो छुपा हुआ था अब जाहिर हो गया है। खुदारा मेरी उस शैतान से जान छुड़वाएं। मेरी जिंदगी बेसकून हो गई है, जब से शादी होकर इस घर में आई हूं सुकून से नहीं रह सकी, खुदारा मेरी मदद कीजिए। मेरे शौहर भी थक चुके हैं, जहां जहां हम इलाज करा सकते थे, तोड़ करा सकते थे, हम सब कर गुजरे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा है, तो इस कहानी को सुनने के बाद, आपको सुनाने के बाद, मैं ज़रूर उस बहन से रब्ता करूँगा, और मैं इंशाअल्लाह आपको गारंटी दे रहा हूँ
कि वो जितना भी ताकतवर शैतान है, जैसा भी है, मेरा ये इंशाल्लाह आपके साथ वादा है, अल्लाह की रहमत, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आज तक इससे भी बड़े बड़े जो मेरे पास केस आए हैं, अल्लाह की रहमत से वो चले गए हैं, छोड़ गए हैं वजूद को। अगर वो उस घर में रहता है, आपके साथ कहीं से अटैच हो गया है या उसी घर में है, क्योंकि आपके शौहर का कहना है ये उससे पहले आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है वो उस घर में ना रहता हो, कहीं और से आपके साथ जुड़ गया है, या ये भी हो सकता है उसी घर में वो रहता था लेकिन कभी जाहिर नहीं हुआ था, आपको उसने देखा तो आपके साथ अटैच हो गया। दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन अब उस शैतान से आपको छुटकारा कैसे देना है, इंशाल्लाह मुझसे राब्ता करें, मैं आपसे राब्ता करता हूं, तो इंशाल्लाह मैं आपको पानी भी दम करके देता हूं। मैं तावीज़ नहीं देता होता, सिर्फ पानी दम करके देता होता हूं और पढ़ने के लिए बताता होता हूं। आप सिर्फ वीडियो कॉल करेंगी, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगी, मुझे अपना घर दिखाएंगी, उसी वक्त ही उसको मैं लाइव हाजिर करूंगा और लाइव हाजिर करके इंशाल्लाह उसको उस घर से निकाल दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, करना अल्लाह की ज़ात ने, मैं वसीला हूं, ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह आपको ये मैं कर दूंगा। बस आप मुझसे अपने टाइमिंग बताइए, अपनी कहानी जैसे सुने आप मुझसे फ़ौरन राब्ता करें, क्योंकि आपकी कहानी काफ़ी पहले की है, मैंने तो नंबर वाइज सुनी है, माजरत ख्वाह हूँ, बल्कि मैं बताता भी हूँ आपको, क्योंकि कहानियाँ तो लोग भेज देते हैं, मैं उनको नाम दे के सेव कर लेता हूँ। हॉरर स्टोरी अभी भी, जिस तरह ये मैं खोलने लगा हूँ हॉरर स्टोरी, और ये इनका नंबर है ये, तो ये अभी सामने आ जाएगी हॉरर स्टोरी। तो इस हॉरर स्टोरी को जब आपने मुझे भेजा, पता नहीं कितनी देर से आपने मुझे भेजा है, इस वक्त क्या कैफियत है, इस वक्त क्या कंडीशन है, ये आपकी कहानी खुल गई। तो आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम, ये है सर, मैं इंडिया दिल्ली से हूँ, फ़र्दी नाम लिख लें, लेकिन आप सब फ़र्दी बताइएगा। स्टोरी में अगर आपको कुछ और कर सकते हैं देख के बता दें। आपके ये कब का मैसेज भेजा हुआ है? ये भेजा हुआ है जी आपने जनवरी 11 2000, ठीक है, आपका मैंने देख लिया। आप मुझसे ये स्टोरी आपने पहले भेजी हुई है, जनवरी 11 2024 को आपने एक दूसरा मैसेज किया हुआ है। लास्ट जो आपका मैसेज है 11 जनवरी को आपने किया हुआ है, स्टोरी आपने पहले भेजी हुई है। आप मुझसे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको इसका तोड़ कर दूंगा। तो बाकी लोग भी अपनी मुझे कहानियां भेजिए। ये एक बहन की कहानी थी, नाम उनके कहने पर मैंने फर्जी रखा, दिल्ली शहर उनका ओरिजिनल है, इंडिया से उनकी कहानी है, तो ये इंशाल्लाह मैं उनको हल भी कर दूंगा। तो आप लोग भी अपनी कहानियां भेजिए, जो इस तरह की कहानियां, इंशाल्लाह उनको मैं कहानी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। कहानी भेजने के लिए जो शराइत हैं, 2 शर्तें हैं। एक, आप कहानी वॉइस मैसेज लिख के भेजें, या आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, या कहानी लिख के भेजें। दोनों सूरतों में आपको एंड पे आखिरी लफ्ज उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लिखना है। स्टोरी STORY इंग्लिश में, या फिर उर्दू में कहानी लिख दे, काफ हे अलिफ नून छुटिए नहीं। होता यही है कि जब मैं व्हाट्सअप सारे खोलता हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे मैसेज आए होते हैं, तो पहले मैं ढूंढता हूँ बाकायदा कहीं पे स्टोरी या कहानी लिखा हुआ है। अगर लिखा होता है तो उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूँ। अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर नोट कर लीजिए, 92 पाकिस्तान का कोड है, आगे शुरू में जमा लगता होता है, प्लस का निशान, +92 31366 55500। मैं रिपीट करूंगा, +92 31366 55500। उर्दू में बोलेंगे जमा 92 3136655500। इस पर आप अपनी कहानी मुझे सेंड कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बन जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।